वेलकम टू जियो माइंड वायरल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक लेक्चर में। इस वीडियो के माध्यम से आप नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी किसी भी एग्जाम में पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसमें ये आपके पास एक कंटेंट लिस्ट बन दी गई है कि हम अगले एक डेढ़ घंटे में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आप इसे देखें, जहाँ लगे स्किप करना है जो यूनिट उसे आप स्किप कर दें, और बाकी जो लगे इम्पोर्टेंट है उसे देखें। बाकी मैं वही बता दूंगा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले नंबर पर लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पहले स्लाइड्स में हम देखेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे तो नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट जोग्राफर्स हैं उनके डेफिनेशंस को नोट करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, नेचर क्या है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का। देन आफ्टर स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, यानी जनसंख्या भूगोल का क्या क्षेत्र है, क्या विषय वस्तु वो देखेंगे। इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, रिलेशंस देखेंगे अन्य सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद से बेसिकली ये डिबेट चलती है ज्योग्राफी वर्सेस डेमोग्राफी। कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या अंतर होता है, उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर किस प्रकार पॉपुलेशन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे। देन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे आज वर्तमान 8 बिलियन की जनसंख्या वाला देश बन गया है, मतलब देश नहीं, विश्व कैसे 8 बिलियन की जनसंख्या को टच कर चुका है ये देखेंगे। उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि वक्र के बारे में देखेंगे, जो एस और जे कर्व जो होता है दो उसको देखेंगे। देन आफ्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझेंगे। फिर उसके बाद से माल्थस के सिद्धांत को समझेंगे। उसके बाद से मार्क्स के सिद्धांत को समझेंगे। फिर सोशल कैपिलरिटी थ्योरी देखेंगे कि किसने दिया, कब दिया और क्या इसका बात है। थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स देखेंगे। देन ट्रांजिशन थ्योरी अलग अलग विद्वानों द्वारा तो जीत दी गई है उसे देखेंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी को भी देखेंगे, और फिर प्रवास से संबंधित सिद्धांत और प्रवास को जानेंगे। फिर पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, और लास्ट में जो कुछ बचा रह जाएगा उसको मिसलेनियस में कवर करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं सही से तो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए आप चाहें तो 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। ये चैप्टर्स नहीं है, स्लाइड्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्लाइड्स होंगे जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कर लूँगा जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर स्लाइड से। इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हमारा जो पहला स्लाइड्स है इंट्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, तो जनसंख्या भूगोल बेसिकली क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसे ह्यूमन ज्योग्राफी में रखा जाता है। बेसिकली ज्योग्राफी को फिजिकल और ह्यूमन में बांटा जाता है, तो इसे ह्यूमन ज्योग्राफी में बांटा जाता है। ठीक है, जो स्टडी करता है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, ग्रोथ, उसके बाद से मूवमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानव जनसंख्या के स्थानिक वितरण को, संरचना को, वृद्धि को, गतिशीलता को और विशेषताओं का अध्ययन करता है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है उसे मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो एग्जाम में स्टेटमेंट के बेस पे दे देता है कि किसका दिया गया कथन है। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर जान जाइए कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखा है, ग्लेन ट्रेवार्ड था। ये जी.टी. ट्रेवार्ड था, तो फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोला जाता है। जी.टी. ट्रेवार्ड की एक पुस्तक है, यहीं पे मैं पुस्तक का नाम लिख दे रहा हूँ। इन्होंने लिखी थी एक पुस्तक, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स। इन्होंने इसी पुस्तक में पॉपुलेशन से संबंधित सारे विषयों का अध्ययन मतलब कि प्रस्तुत किया था, और बताया था बेसिकली कि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर जनसंख्या के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना है। बेसिकली रीजनल डिफरेंस को स्टडी करना है। इसके बाद विल्बर जेलिंस्की ने क्या बताया था, जनसंख्या भूगोल को जनसंख्या की विशेषताओं के स्थानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। यानी ये बेसिकली क्या है, जनसंख्या की विशेषताओं का स्थानिक अध्ययन, स्पेशियल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अतिरिक्त और भी विद्वानों के डेफिनेशंस आते हैं जिसे हम ऊपर यहाँ पर नोट करके बता देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अक्सर आने की संभावना रहती है, जे.बी. गार्नियर, जे गार्नियर बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ
डेमोग्राफिक फैक्ट्स यानी जनांकीय तथ्यों का जो वर्णन है वही है भूगोल। तो आपने देखा क्या, तो 3 व्यक्ति का डेफिनेशन देखा, ग्लेन ट्रिवार्था का, वेल्बर जेलिंस्की का, और मैंने यहाँ पे जेबी गार्नियर का बताया। ये था इंट्रोडक्शन पॉपुलेशन ज्योग्राफी का। आगे देखते हैं नेचर। क्या है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नेचर? तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है। स्पेशल साइंस का मतलब होता है कि वेयर एंड व्हाई। स्पेशल साइंस डिस्कस करता है क्या और मतलब कहाँ और क्यों, यानी जनसंख्या कहाँ है और क्यों है, इसकी बात करते हैं इसमें। ये एक डायनेमिक साइंस है। डायनेमिक साइंस का मतलब प्रोग्रेसिव है, स्टेबल नहीं है कि एक बार जो लिख दी गई वही बात हमेशा के लिए सत्य हो गई। ये हमेशा बदलते रहने वाला विषय है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है इसका अन्य विषयों के साथ संबंध है, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे वो सोशल ज्योग्राफी हो, चाहे वो डेमोग्राफी हो, ऐसे अन्य विषयों के साथ इसका संबंध है। एनालिटिकल साइंस है। इसका तात्पर्य है कि हम इसमें डेटा का एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एनालिटिकल साइंस के अंतर्गत भी इसका नेचर है। और क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ही है कि इसमें बहुत सारे डेटे का इस्तेमाल किया जाता है। बिना डेटा का पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये नेचर था। फिर देखते हैं इसका स्कोप। अगर हम स्कोप की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया गया है और यही कंपोनेंट्स इसके स्कोप को डिफाइन करता है। जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर पीपल लिव, वेयर पीपल लिव इसका अध्ययन करना। पॉपुलेशन डेंसिटी का अध्ययन करना यानी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन का अध्ययन करना, स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करना, इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात करना। पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करना अर्थात एज, सेक्स, लिटरेसी क्या है इसकी बात करते हैं। हम माइग्रेशंस की भी बात करते हैं और गवर्नमेंट मेजर्स के अंतर्गत उनके पॉपुलेशन पॉलिसीज की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो कंपोनेंट्स की बात है। अभी पिछले लेक्चर में अपने कंपोनेंट्स में देखा कि व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज, दिस इज द डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर एंड हाउ मच एंड व्हाई पॉपुलेशन रिसाइड्स, यानी इतनी जनसंख्या क्यों और कहाँ है, इसकी भी हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपोनेंट है। उसके बाद से पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी का मतलब होता है हम एक यूनिट एरिया लेते हैं और इस एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को ले लेते हैं, तो वो होता है उसकी डेंसिटी। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, पी बाई ए के तौर पे। ये पी का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन, ए का मतलब एरिया, यूनिट एरिया। उसके बाद से पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं जिसमें एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इनकी बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन्स। अलग अलग डिसिप्लिन से इंटरडिसिप्लिनरी है। जैसे डेमोग्राफी के साथ का रिलेशन क्या है, दोनों में स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की जाती है। सोशियोलॉजी की क्या बात है, दोनों सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की क्या बात है, दोनों लेबर फोर्स और इनकम की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन एवोल्यूशन की बात दोनों करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में पॉपुलेशन पॉलिसीज देखते हैं। फिर मिलाकर देखा जाए तो जनसांख्यिक भूगोल का संबंध जनांकीय, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन सभी से, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। ये पहले हमने इसके नेचर में देख लिया, ठीक है। जल्दी आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विकास हुआ ये देखते हैं। तो आप 1798 में थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, पर इस समय तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन 1950s के दशक में ट्रेवार्था ने इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर क्या किया, एस्टैब्लिश किया। इसलिए ट्रेवार्था को हम फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी बोलते हैं। 1960s में तक क्वांटिटेटिव रिलेशन अपने चरम पे आ चुका था, तो इसका योगदान पॉपुलेशन ज्योग्राफी के विकास में हुआ। फिर बिहेवियरल अप्रोच हम पढ़ने लगे पॉपुलेशन का। फिर 1990s के दशक में GIS और रिमोट सेंसिंग में क्या किया, डेटा का एनालिसिस, डेटा का कलेक्शन और आसान बना दिया। डेटा एनालिसिस हो गया, कलेक्शन हो गया, जिसके कारण इसका क्वांटिटेटिव सेक्शन बढ़ गया। उसके बाद से देखते हैं और वर्तमान में तो जितना भी बड़ा सा बड़ा डाटा हो उसका जियोस्पेशियल एनालिटिक्स आसानी से किया जा सकता है, बहुत सारे क्या बोल सकते हैं ऐप्स के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी वर्सेस डेमोग्राफी। एक को बोलते हैं जनसंख्या भूगोल और एक को बोलते हैं जनांकीय भूगोल, ना बोले जनांकिकी बोलते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का अप्रोच स्पेशल रहता है, वेयर वाली अप्रोच होती है। वही स्टैटिकल अप्रोच रहता है डेमोग्राफी का, यानी इसमें हम क्या करते हैं, डेटा रिलेटेड वर्क करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी लोकेशन की बात करता है, ये वेयर वाली बात है। और ये नंबर की बात करते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी,
उसके बस है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रांच है और डेमोग्राफी पॉपुलेशन साइंस का ब्रांच है। तो ये कुछ इसके बेसिक डिफरेंस हो गए। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, किस मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे वर्ल्ड में हुआ है। आप जानते हैं कि शुरुआत में चाहे डेथ रेट हो या बर्थ रेट हो, दोनों उच्च थे, जिसके कारण एक स्टेबल स्थिति होती थी। लेकिन जब डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया और बर्थ रेट हाई ही रहा, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन में विस्फोट हुई, एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ने लगी। देखिए उसी का यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया कि कैसे जनसंख्या बढ़ी है। पहली शताब्दी में हम देखते हैं उस समय 25 करोड़ जनसंख्या थी विश्व की, और 25 करोड़ से 50 करोड़ होने के लिए, यानी दुगना होने के लिए 1650 वर्ष लग गए थे। लेकिन फिर उसके बाद दुगना होने के लिए 200 साल भी नहीं लगे। 1804 में 1 बिलियन हो गया, 1927 में हम 2 बिलियन देखते हैं, 60 में 3 बिलियन देखते हैं, 74 में 4 बिलियन देखते हैं, 87 में 5 बिलियन देखते हैं, 99 में 6 बिलियन देखते हैं, 2011 में 7 बिलियन देखते हैं और 2022 में 8 बिलियन देखते हैं। ये यानी अभी वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या है 8 बिलियन प्लस है। समझ रहे हैं, 8 अरब से भी ज़्यादा है विश्व की जनसंख्या। अब संसाधनों पे कितना बोझ है ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की हम बात करते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बेसिकली देखा जाए दो प्रकार का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, तो एक को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक कर्व। ये जो बेसिकली होता है एस शेप्ड होता है। क्या होता है, एस शेप्ड। और एक जो दूसरा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व। ये बेसिकली जे शेप्ड होता है, ठीक है। तो ये दो बेसिकली इसके कर्व होते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अब ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अगर हम विश्व का पॉपुलेशन कर्व देखेंगे तो किस शेप का आ रहा है, जे शेप का आ रहा है। अब बेसिकली अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा, एक इसका हो गया, ये ऐसे होता है, ऐसे। ये बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज बताता है संसाधनों की। ये लॉजिस्टिक वाले की नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक का कर्व कुछ यूँ होता है, पहले बढ़ता है फिर थोड़ा डिक्रीजिंग, और ये एस शेप में होता है, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक कर्व होता है, यानी संसाधनों के अनुसार इसका कर्व बनता है। और ये एक्सपोनेंशियल होता है, संसाधन खत्म नहीं होता है समानता है और ये लगातार बढ़ते जाता है पॉपुलेशन, ये दिखाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से आप क्या समझते हैं। बेसिकली जब क्या होता है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं, अगर उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, यानी कहने का मतलब उपलब्ध संसाधन जो वर्तमान जनसंख्या है या जनसंख्या का नीड पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती है, तो वैसी स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो वैसी स्थिति को हम बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अगर हम इसका कारण देखें तो सबसे पहला तो कारण है डिक्लाइन, डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी हो जाती है। और मृत्यु दर में कमी क्यों होती है, तो चूँकि हेल्थ केयर इम्प्रूव्ड हो जाता है, सैनिटेशन इम्प्रूव्ड हो जाता है और फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड हो जाता है, यानी इससे लोग मरते नहीं हैं। और तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही, लेकिन परिणाम क्या मिलता है, आपका इफेक्ट्स क्या होता है, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, क्योंकि संसाधन कम है, संसाधनों पर तो दबाव बढ़ेगा ही। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण की क्षति होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए यहाँ से आ गया माल्थसियन थ्योरी। अब थ्योरी कब किसने दी और क्या उसका मैटर था, ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात है थॉमस रॉबर्ट माल्थस की। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में एक पुस्तक लिखी है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस पुस्तक में ही उन्होंने अपनी थ्योरी प्रतिपादित की है। और इस थ्योरी में क्या बताया है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तौर पे। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कुल मिलाकर के पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ता है। वहीं अगर फूड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तौर पे बढ़ता है, यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में बढ़ता है। तो ये बात उन्होंने बोली थी। और ऐसे क्रम में क्या होगा, एक समय पॉपुलेशन बहुत आगे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और संसाधन बहुत कम रह जाएंगे, यानी फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक बात होगी। ये बात हमारे माल्थस महोदय ने बताई थी। ये अभी रिसेंट में जीडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ध्यान समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने इसके लिए मतलब कि अगर अब इससे बचना है तो क्या करना चाहिए, तो इन्होंने दो बात बताई, एक प्रिवेंटिव चेक्स की बात बताई और एक पॉजिटिव चेक्स की बात बताई। अब प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि सुरक्षात्मक बोल दीजिए, रक्षात्मक बोल दीजिए। इसमें क्या किया जाता है, शादी देर से कीजिए, अपने नैतिक संयम बरतिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इससे क्या होगा, निश्चित तौर पे
संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगा। और वहीं पॉजिटिव चेक की बात है तो पॉजिटिव वो क्या मानते हैं, या तो अकाल पड़ जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए, या कोई आपदा आ जाए, या कोई बीमारी फैल जाए, तो उससे क्या होगा, अपने आप पॉपुलेशन कम होगा। ये इनकी बातें थी, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म तो किया ही जाएगा। कारण क्या है कि तकनीकी प्रगति की ये तो बात ही नहीं करते हैं, और इनको ये पता ही नहीं है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि भी की जा सकती है बेहतर खाद का प्रयोग करके। आप देख ही सकते हैं हरित क्रांति ने किस प्रकार उत्पादकता को बढ़ाया था। उसके बाद से आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया है, जबकि उस समय इसका प्रयोग हो रहा था फ्रांस में। तो ये कुछ माल्थसियन थ्योरी की बात थी। इसके बाद इसी को अपडेट करते हुए नियो माल्थसियन थ्योरी हुई, जिसको देने वाले व्यक्ति का नाम है मैरी स्टोक्स। मैरी स्टोक्स ने क्या बताया कि उन्होंने जो ऊपर की कमी थी उसको सुधारते हुए बस यही बताया कि कृत्रिम गर्भ निरोधक उपाय हैं जिससे क्या किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो माल्थस को सपोर्ट करते हैं, बर्थ कंट्रोल मूवमेंट, इनको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था मार्गरेट सेंगर। क्या नाम था? मार्गरेट सेंगर। ठीक है। इन्होंने फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शंस, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या किया, जनसंख्या नियंत्रण की बात कही। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरी, माल्थसियन थ्योरी एक प्रकार से हम बात कर रहे थे, इसमें हमने 3 देख लिया, एक माल्थस का थ्योरी, एक नियो माल्थसियन थ्योरी और एक बर्थ कंट्रोल मैनेजमेंट। किसने दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, 1, 2 और वहाँ पर 3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन, जिसको हम मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलते हैं, मार्क्सवाद की थ्योरी है। इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मतलब बेसिकली ये तो माल्थस की थ्योरी को सीधे के सीधे तौर पे क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और बताते हैं कि जो वर्तमान समय में पॉवर्टी और बेरोजगारी है, यानी गरीबी और बेरोजगारी है, उसका कारण जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि नहीं है, बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अंडर कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद के तहत संसाधनों का असमान वितरण ही क्या है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। और भी जो बातें हैं जो कि हम इसमें नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बस इंपॉर्टेंट ये था कि हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन, कार्ल मार्क्स। उसके बाद इसका मेन स्टेटमेंट क्या था, पॉवर्टी का कारण क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अंडर कैपिटलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल कैपिलरिटी थ्योरी, सामाजिक केसिकत्व का सिद्धांत। देने वाले व्यक्ति का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, नाम है अर्शन ड्यूमोंट। अर्शन ड्यूमोंट ने ये थ्योरी 1890 में दी थी। अब इसके विषय में, इस थ्योरी में क्या बात है, तो केसिकत्व का मतलब ही होता है कैपिलरी एक्शन। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्थान होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपना सामाजिक स्टेटस क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो अपने परिवार का आकार क्या रखता है, छोटा रखता है। यानी परिवार का आकार छोटा रखेगा तो सामाजिक स्तर अपने आप क्या हो जाएंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स की बात है, परिवर्तन और अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे देने वाले व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे, किंग्सले डेविस हैं, जिन्होंने 1963 में परिवर्तन और अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और इसका मेन थ्योरी क्या बताता है कि हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू पॉपुलेशन प्रेशर बाय चेंजिंग देयर डेमोग्राफिक बिहेवियर, यानी कैसे जनसंख्या क्या करता है, मतलब व्यक्ति जनसंख्यिकीय व्यवहार में बदलाव आता है। तो वो बेसिकली जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात है। तो विवाह में देरी कर दीजिए, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग कीजिए, या आप प्रवास कर जाइए अपने क्षेत्र से। तो ये तीन कारण बताए थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रेस्पॉन्स दिखा सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण, पॉपुलेशन प्रेशर के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन की थ्योरी खत्म हो गई, अब यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देने का श्रेय थॉमसन एंड नॉटिस्टीन को है। थॉमसन एंड नॉटिस्टीन ने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी, उसमें बेसिकली कितने चरणों की बात की है, 3 चरणों की बात की है। 3 चरण जो इन्होंने चर्चा की है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ये 3 चरण अगर आप देख रहे होंगे, तो एक में बताते हैं कि बर्थ रेट हाई है, तो ये उच्च वृद्धि दर की अवस्था है। दूसरे में क्या होता है, बर्थ रेट लो होता है, तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि दर ह्रास की अवस्था होती है। और जो तीसरा चरण की बात की जा चुकी है, इसमें बोला जाता है बर्थ रेट जो होता है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चला जाता है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है, जिससे क्या होता है, नॉर्मली पॉपुलेशन रिप्लेस्ड हो जाती है फुल्ली, लेकिन इससे भी नीचे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या की अवस्था, मतलब जनसंख्या की अवस्था, वो वृद्धि नहीं होती है इसमें। ये 3 चरण की बात करते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2 लोगों का नाम नहीं दिया गया है, मैं पर आपको बताता हूँ। इसके बाद से 1-2 व्यक्ति हैं, एक है ट्रेवार्था और एक इन्हीं के साथ हैं जिनका नाम है कार्ल सॉक्स। इन दोनों लोगों ने 4 चरणों की बात की है, ठीक है। और उसके बाद से एक यहाँ पे एक व्यक्ति का और नाम दिया गया सीपी ब्लैकर, और साथ में एक आते हैं कॉक्स महोदय। उनका पूरा नाम हम क्या बताते सकते हैं? कॉक्स महोदय का पूरा नाम है, एक मिनट, पीटर कॉक्स। क्या नाम है? पीटर कॉक्स महोदय। इन दोनों ने 5 चरण की बात की है। आप ध्यान रखेंगे कि थॉमसन एंड नॉटेस्टिन ने 3 चरण की बात की थी, ट्रेवार्था और कार्ल सॉक्स ने 4 चरण की बात की थी, और सीपी ब्लैकर और पीटर कॉक्स ने 5 चरणों की बात की थी, ठीक है। और इन्होंने बताया था कैसे कोई देश ट्रांजिशन के किस फेज में है, और 5 चरण यहाँ पे लाइन से लिखे गए हैं। सबसे पहले स्टेज 1 की बात की गई है, जिसका नाम दिया गया है हाई स्टेशनरी स्टेट, जिसमें बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, जिसके कारण स्थिति स्थिर बनी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिल जा सकता है? बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूर्व की अवस्था है। फिर दूसरा देखते हैं स्टेज 2 में हम क्या देखते हैं? ये प्रारंभिक विस्तार है, इसमें बर्थ रेट हाई ही है पर डेथ रेट डिक्रीज होने लगता है। बेसिकली ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तीसरा स्टेज देखते हैं, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है? बर्थ रेट गिरने लग गया और डेथ रेट और भी गिर गया, जिसके कारण एक्सपेंशन तो हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है। फिर चौथा में देखते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। अब इसमें बर्थ रेट बिल्कुल गिर चुका है, डेथ रेट भी बिल्कुल गिर चुका है, तो कुल मिलाकर के जनसंख्या स्टेबल हो चुकी है। और जो लास्ट 5वां स्टेज देखते हैं, इसमें बर्थ रेट क्या हो गया है? डेथ रेट से भी नीचे चला गया है, जिसके कारण जनसंख्या ऋणात्मक रूप से मतलब माइनस हो रही है, घट रही है। और ये स्थिति जर्मनी जापान में देखने को मिलती है, ये हरासमान की स्थिति होती है। तो अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देख लिए किसका था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत बोलते हैं। इसे प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है एडविन कैनन। बाद में इसे पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति थे कार्ल सॉन्डर्स और डाल्टन महोदय, ठीक है। इन्होंने इसे क्या किया? प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया। कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का? तो देयर इज एन आइडियल पॉपुलेशन साइज दैट इल्स द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है जनसंख्या का एक आदर्श आकार होता है, जो क्या करता है? उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और उच्चतम जीवन स्तर को प्रदान करता है, और उस आकार को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इष्टतम जनसंख्या, ठीक है। तो डाल्टन महोदय ने इससे रिलेटेड एक सूत्र प्रतिपादित किया है, m इक्वल टू a माइनस ओ अपॉन ओ। ये कुल मिलाकर ऐसे है, इक्वल टू a माइनस ओ अपॉन ओ, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है m तो बता रहा है असंतुलन की बात करता है, a एक्चुअल पॉपुलेशन की बात करता है, और o ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करता है। तो यहाँ पे 3 सिद्धांत ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर m की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, मतलब 0 से ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जनसंख्या आधिक्य की स्थिति होती है। m ग्रेटर देन o होने का तात्पर्य यही है कि जनसंख्या ज़्यादा है ऑप्टिमम पॉपुलेशन से, ऐसे जन संसाधनों पर बोझ ज़्यादा है। अगर m 0 से कम है, जनसंख्या न्यूनतम है, यानी जनसंख्या है ही नहीं, संसाधन उसकी तुलना में ज़्यादा है। अगर ये 0 के बराबर होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? ये जनसंख्या इष्टतम है, और ऐसे में देश का विकास सर्वोत्तम गति से होगा। ये था इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है माइग्रेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स है। प्रवास से संबंधित सिद्धांत और मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रवास के सिद्धांत दिए गए हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत प्रवास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इफ़ यू वांट। आप चाहें या ना चाहें, मेरा काम है बताना। चलिए हम बता देते हैं, जिसको लगे कि नहीं जानना है तो उसको भगा देंगे, मतलब स्पीड करके इसको आगे बढ़ा देंगे। तो प्रवास से रिलेटेड यहाँ पे 2-3-4 बातें हैं। अब प्रवास बेसिकली क्या हो सकता है? जैसे एक ये शहर है, तो एक अंदर की तरफ प्रवास होता है, और एक दूसरा अगर देखें तो इसमें बाहर की तरफ प्रवास होता है, यानी यहाँ से प्रवास दोनों जगह हो रहा है। लेकिन जब अंदर लोग आते हैं तो इसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं, जो लोग अंदर आते हैं, ठीक है। और जब बाहर लोग जाते हैं तो इसको एमिग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है, एमिग्रेंट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अप्रवास हो रहा है, अप्रवास हो रहा है, और ये हो रहा है उत्प्रवास हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्प्रवास हो रहा है। हिंदी थोड़ी बहुत गलत हो तो ध्यान रखेंगे, पर गलत नहीं होगा आई थिंक सो। अब प्रवास से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं, यहाँ पे 3-4 टर्म्स मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप बाद में देखेंगे। एक टर्म होता है प्रवास धारा। क्या होता है? प्रवास धारा। एक टर्म होता है यहाँ पे प्रबल प्रवास। क्या होता है?
प्रबल प्रवास, और एक टर्म होता है प्रबल के बाद से प्रतिवास, प्रति प्रवास बोलिए, ये अपोजिट एक प्रकार से प्रति प्रवास। फिर अगर देखते हैं तो सकल भी होता है, निवल भी होता है, और एक राष्ट्रीय भी होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। तो ये प्रवास के 3-4 प्रकार मतलब टाइप्स दिए गए हैं। ये प्रवास धारा क्या है भैया? अगर आपसे कोई पूछे प्रबल प्रवास क्या है, प्रति प्रवास क्या है, सकल प्रवास क्या है, निवल प्रवास क्या है, राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अगर आपको पता हो तो इसका डेफिनेशन कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं पता हो तो मैं कमेंट में इसका डिफाइन टर्म्स दे दूंगा। चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। प्रवास के नियम को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे ईजी रेवेंस्टीन। इन्होंने पहले 1885 में, बाद में उसका अपडेटेड वर्जन 1889 में प्रस्तुत किया था। और इस प्रवास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। पहला है मोस्ट माइग्रेंट ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस। नॉर्मली क्या होता है? प्रवासी क्या होता है? कम दूरी की यात्रा करते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रवास एक बार में न होकर के चरणों में होता है। तीसरी बात करते हैं अगर लंबी दूरी के प्रवास होते हैं तो प्रवासी हमेशा बड़े औद्योगिक केंद्रों को प्राथमिकता देते हैं। चौथी बात ये बोलते हैं प्रवास हमेशा एक मुख्य धारा, प्रवास की मुख्य धारा प्रतिधारा को जन्म देती है। एक के बाद एक प्रवास होना ही है, और हमेशा ग्रामीणों की तुलना में शहरी लोगों का कम प्रवास होता है, यानी ग्रामीण ज़्यादा प्रवास करते हैं। ये प्रवास के नियम हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? रेवेंस्टीन के नियम है। फिर आगे देखते हैं, एक मिनट, एक पेज ही एक्स्ट्रा आ गया है, आगे देखते हैं। ये प्रवास से रिलेटेड ही मॉडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन। ये देखेंगे किसने दिया है? H.C. कैरी ने। ध्यान रखेंगे थोड़ा छोटा फॉन्ट्स है, पर थोड़ा एक बार फोकस कर लीजिएगा, बाद में मैं फॉन्ट्स को मैनेज कर दूंगा अगले वीडियो से। तो ये जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन है, बेसिकली गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बोलता है वैसे ही इसमें भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि जो माइग्रेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? पॉपुलेशन ऑफ वन सिटी इनटू पॉपुलेशन ऑफ सेकंड सिटी अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू सिटीज। ग्रेविटेशनल का नियम होता है ना, जैसे कि एक शहर है, ये दूसरा शहर है, पहले शहर का पॉपुलेशन P1 है, दूसरे शहर का पॉपुलेशन P2 है, इनके बीच की दूरी क्या है? D है, ये बीच की दूरी है। तो इनका नियम ये बोलता है कि जो माइग्रेशन होगा पहले शहर की जनसंख्या और दूसरे शहर की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है D, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात बोलते हैं कौन? तो H.C. कैरी महोदय। ग्रेविटी मॉडल ऑफ ग्रेविटेशन यही है, सॉरी ग्रेविटेशन इन माइग्रेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ सिंपल यही बोलता है G=m1 × m2/r² होता है, उसी पे आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और मॉडल है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल देने वाले व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे, S.A. स्टाउफर। कब दिए थे? 1940 में। अब इनका बात क्या बोलते हैं? ये बताते हैं कि मूल स्थान से गंतव्य तक जाने वाले प्रवासियों की जो संख्या होती है वो गंतव्य के अवसरों की संख्या के सीधे समानुपातिक और रास्ते में आने वाले मध्यवर्ती अवसरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इनका क्या सिद्धांत है? जैसे कि एक ये शहर है, एक ये शहर है, ये शहर ए हो गया, ये शहर बी हो गया, और इनके बीच की दूरी तो नहीं है, लेकिन इनके बीच अवसर बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज 1 है, अपॉर्चुनिटीज 2 है, अपॉर्चुनिटीज 3 एंड सो ऑन है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज ON है। तो इनका कहना है एक शहर से दूसरे शहर में जो प्रवास होता है वो दूसरे शहर में जो अवसर होते हैं उसके समानुपातिक होती है। कहने का मतलब बी शहर में जितना अपॉर्चुनिटीज होगा प्रवास उतना अधिक होगा, और वही रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना अवसर होगा वो कम होगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट एक ये थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पुश पुल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। प्रवास का आकर्षण और प्रतिकर्षण सिद्धांत है। देने वाले व्यक्ति का नाम है एवर्टली। कब दिया है? 1966 में। डेट मैंने इसलिए मेंशन किया, कभी कभी एग्जाम में डेट पूछ दिया है। और एवर्टली बताते हैं बेसिकली आकर्षण और प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी माइग्रेशन को एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, एक में क्या होगा? पुश फैक्टर होगा, तो दूसरे में क्या होगा? पुल फैक्टर होगा। पुश फैक्टर ये एक प्रकार से निगेटिव फैक्टर है। क्या है? निगेटिव फैक्टर। और पुल फैक्टर क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है, यानी ये अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर है, ये भेजने वाला फैक्टर है। अब इसमें देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपदा, महामारी, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बेहतर रोजगार, बेहतर स्थिति, ये हो सकता है। ये बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये ली महोदय थे। एक और थ्योरी यहाँ पे दी गई है जिसका नाम है मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विल्बर जेलेंस्की। 1971 में दिया था। इन्होंने बस नॉर्मली क्या किया था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से इसको रिलेट कर दिया था। किसको? माइग्रेशन को। बस यही ध्यान रखें कि माइग्रेशन को ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? विल्बर जेलेंस्की। मॉडल क्या था? मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जिस प्रवास का मॉडल है।
ये प्रवास का मॉडल खत्म हो गया। नेक्स्ट एक ये देख लेते हैं जो आगे यहाँ पे आया था, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली डेंसिटी का मतलब आपने तो देख ही लिया था, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन या पर्सन अपॉन पर यूनिट एरिया, ये होता है डेंसिटी। अब कई प्रकार के डेंसिटी होते हैं, अरिथमेटिक डेंसिटी होता है। अरिथमेटिक डेंसिटी ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यही होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसको जनरल डेंसिटी बोलते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बेसिकली क्या बताता है, हमारे भूमि पर कितना प्रेशर है, इसको मापने के लिए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात की जाती है। और ये क्या बताता है, कुल जनसंख्या अपन कुल कृषि योग्य भूमि। वही एग्रीकल्चरल डेंसिटी बताता है, ये फार्मिंग प्रेशर की बात करता है कि फार्मिंग में कितना प्रेशर है। ये बताता है कृषि की जनसंख्या अपॉन कृषि जनसंख्या अपॉन कृषि योग्य भूमि। ये तीन आप डेफिनेशन रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक इकोनॉमिक डेंसिटी भी होती है। क्या होती है, इकोनॉमिक डेंसिटी। एक न्यूट्रिशन डेंसिटी भी होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन डेंसिटी। तो ये आपके क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, आप देखेंगे। और अगर आपको कहीं मिल जाए, जानकारी हो, तो इसे कमेंट में डाल दीजिएगा। मन हो तो, ना मन हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना पढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट, ये तो देख लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की बात की गई है। पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे, एडवर्ड एकरमैन। ये भी एग्जाम में अभी रिसेंट के एग्जामों में पूछा गया है। रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे जीडीसी का हुआ एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम हुआ, डीएसएसबी का एग्जाम हुआ, उसके बाद से क्या बोलते हैं यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ 4 सालों बाद। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हुए। इन सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन ये सब काफ़ी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने एक जगह ही सबको किया। तो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की बात करने वाले एडवर्ड एकरमैन चार पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की बात करते हैं। एक यूरोप टाइप का रीजन, एक ब्राजीलियन टाइप रीजन, एक इजिप्टियन टाइप रीजन और एक आर्कटिक डेजर्ट टाइप रीजन। ये यूरोप टाइप रीजन क्या होता है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है, यूरोप टाइप रीजन वो है जहाँ पॉपुलेशन के साथ साथ रिसोर्स भी ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है। ये बेसिकली यूरोप में देखने को मिलेंगे, जर्मनी, यूके। ब्राजीलियन टाइप में क्या देखते हैं, रिसोर्स ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी एक प्रकार से तुलनात्मक रूप से कम है, ये ब्राज़ील में। इजिप्ट टाइम की बात करते हैं तो रिसोर्स कम है, क्या है, रिसोर्स कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो ये भारत में भी देखने को मिलता है कि रिसोर्स तो पॉपुलेशन की तुलना में काफ़ी कम है। और आर्कटिक डेजर्ट टाइप में हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन भी कम है, इन्वायरमेंट भी हार्श है, ये ठंडे प्रदेशों मरुस्थलों में देखने को मिलता है। ये पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन की बात थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपका मिसलेनियस आ गया, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होगा। देखेंगे इसमें क्या क्या हमारे लिए जरूरी जानने वाली चीज़ है। यहाँ पे एक एज ग्रुप्स डिसाइड किया गया। एज ग्रुप से हम क्या देख रहे हैं, एज ग्रुप 3 प्रकार में बांटा गया है, एक 0 से 14, एक 15 से 59 और 60 साल। जो 0 से 14 है वो यंग पॉपुलेशन है, 15 से 59 ये वर्किंग पॉपुलेशन और ये एज पॉपुलेशन है। ये भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, आश्रित डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आश्रित होता है, एक जगह हिंदी एक जगह इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये भारत का है, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, तो ये भारत का है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, अगर आपको पता हो कि भारत की जनसंख्या मतलब ये लिंगानुपात कितना है तो आप बताइएगा कि कितना है कमेंट में। नहीं मानो तो मत बताइएगा, आपकी मर्जी। चलिए, टाइप्स ऑफ सेक्स रेशियो। ये सेक्स रेशियो के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी मतलब कि सेक्स रेशियो, टर्शियरी सेक्स रेशियो। जो प्राइमरी सेक्स रेशियो होती है ये गर्भाधान के समय की बात होती है, एट कॉन्सेप्शन होता है। सेकेंडरी क्या होता है, जन्म के समय होता है। और जो टर्शियरी होता है सेंसस के समय होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विच सेक्स रेशियो इज यूज्ड फॉर सेंसस, तो टर्शियरी सेक्स रेशियो इज यूज्ड फॉर सेंसस, जो आप ऊपर डेफिनेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेसी की बात की गई है। लिटरेसी में आपको क्या देखना है, 7 साल और उससे ऊपर के व्यक्ति, कितना 7+ व्यक्ति जिनको क्या आता है, पढ़ना प्लस लिखना। अगर ये दो चीज़ आता है तो वो साक्षर है, ठीक है, लिटरेट है। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहीं पर कंक्लूड कर दिया है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर, ये रेड क्या लिखा हुआ है, ये रेड कॉलर जॉब होता है। रेड कॉलर जॉब ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी पीसीएस में भी पूछा जाता है और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले रेड कॉलर जॉब कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, माइनिंग आता है। सेकेंडरी में आता है ब्लू, इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन आता है। टर्सरी में आता है पिंक कलर, ये बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन की बात होती है। और क्वाटरनरी की देखते हैं तो इसमें रिसर्च, आईटी, एजुकेशन आता है। ये वाइट कलर जॉब है, जो बेसिकली इस फील्ड में फिलहाल मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मैं रिसर्च एरिया में हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, ठीक है। फिर एक आता है गोल्ड, जिसको क्यूनरी सेक्शन बोलते हैं। इसमें पॉलिसी में टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे टॉप लेवल का है गोल्ड। वाइट के बाद से गोल्ड लेवल की ही बारी आएगी हमारी। चलिए
ये तो आप ध्यान रखेंगे, कलर भी याद रखेंगे कौन सा कलर जॉब होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है आयु और लिंग संरचना का एक चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। यहाँ पे चित्र तो बना नहीं है, फिर चित्रात्मक प्रदर्शन कैसा हुआ, चलिए बना देते हैं। तो चित्रात्मक प्रदर्शन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा बना लीजिए, एक ऐसा बना लीजिए। यहाँ पे हम बेसिकली जब बनाते हैं ना, बीच में एक एक्सिस खींचते हैं, और एक्सिस क्या बताता है, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नीचे वाला जो ये बेस लाइन होता है, इसको ऊपर की तरफ चलते हैं, तो मान लीजिए 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, ऐसे ही ऊपर क्या होता है, एज होता है, ये एज होता है। और नीचे क्या होता है, परसेंटेज होता है, 2%, 4%, 5% ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप होता है, ये कैसा पिरामिड को डिनोट कर रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड, तो विस्तारित, किसको, विस्तारित जनसंख्या को डिनोट कर रहा है। अगर किसी देश का जनसंख्या पिरामिड लिंग, मतलब लिंग और आयु, आयु लिंग पिरामिड ट्रायंगुलर है, इसका मतलब उसकी जनसंख्या विस्तारित है, एक्सपेंडेबल है। ठीक है, यानी बढ़ रही है लगातार, यहाँ पे जन दर है ज़्यादा, जिसके कारण जनसंख्या दर बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो एक ये घंटी के आकार का होता है। ठीक है, कुछ ऐसा, अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ऐसा बना दीजिए। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये और ये रुक गया है, यानी ग्रोथ पॉपुलेशन का एक स्टेबल जा गया, इसको हम बोलते हैं अस्थाई जनसंख्या की स्थिति होती है। यानी अगर किसी देश का जनसंख्या पिरामिड, आयुलिंग जनसंख्या पिरामिड क्या हो, घंटी के आकार का हो, तो उसकी जनसंख्या क्या होती है, अस्थाई होती है, देख रहे होंगे। और एक सिर्फ कुछ ऐसा होता है, यूँ होता है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा फिगर बना गलत मतलब उतना क्लियर नहीं है, पर ठीक है, काम चलने योग्य है, ये बीच से गुजरा हुआ है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, जनसंख्या लगातार घट रही है, जन्म दर भी घट रहा है और मृत्यु दर तो कम है ही, ये ह्रासमान स्टेज होता है। यानी क्या होता है, जनसंख्या का ह्रासमान दर वाला डिनोट करता है। ये 3 पॉपुलेशन पिरामिड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म दिया गया है यहाँ पे फर्टिलिटी, प्रजननता। प्रजननता से तात्पर्य क्या है, किसी महिला या जनसंख्या की वास्तविक संतानोत्पत्ति क्षमता से है। यानी कोई महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, जो उसकी क्षमता है वो उसकी प्रजननता कहलाती है। वो 10, 20, 30 कितनी भी हो सकती है। यानी बेसिकली फर्टिलिटी इज द एक्चुअल चाइल्ड बियरिंग परफॉर्मेंस। वही फर्टिलिटी नॉट इक्वल टू बायोलॉजिकल एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ये फेकंडिटी क्या है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ अ वीमेन टू रिप्रोड्यूस, संतान उत्पन्न करने की जैविक क्षमता को बोलते हैं जनन क्षमता। प्रजननता अलग है, जनन क्षमता अलग है, ध्यान रखेंगे। हमें क्रूड बर्थ रेट की बात की गई है, शुद्ध जन्म दर, क्रूड का मतलब शुद्ध जन्म दर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध जन्म दर। यानी 1000 जनसंख्या अगर हम कंसिडर करते हैं और इस 1000 जनसंख्या में कितने जीवित जन्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीबीआर। सीबी उसके बाद से सीडीआर क्या बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट, सेम हो जाएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये समान प्रजनन दर की बात है। जनरल फर्टिलिटी रेट, 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, जिसको प्रजनन योग्य महिला माना जाता है, प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या, यानी 15 से 49 वर्ष की महिलाओं पर प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। फिर कुल प्रजनन दर यहाँ पे दिया गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने प्रजनन काल में 15 से 49 साल में औसतन कितने बच्चे जन्म देगी, वो होता है कुल प्रजनन दर। और एक यहाँ पे एक टर्म लिखा गया, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल ऑफ फर्टिलिटी। यानी नॉर्मली अगर एक महिला लगभग 2.1 बच्चे, ये मैथमेटिकली इसीलिए रॉन्ग बोला जाता है, ये नेगेटिव चीज़ है कि 2.1 बच्चा कैसा होगा। तो स्टैटिकल क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में नकारात्मक बात है कि हम कुछ अप्रोच को भी हम गलत तरीके से पेश करते हैं। लेकिन अगर ये 2.1 से कम हो जाता है तो पॉपुलेशन घटेगा, 2.1 पे रहता है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, और 2.1 से ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। ये 3 बात बताता है। ठीक है, यहाँ पे शायद नीचे लिखा हुआ है सकल पुनरुत्पादन दर, यहाँ पे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने पुत्रियों को जन्म देगी, ये ध्यान रखेंगे। ये ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट GRR क्या होता है, तो कितनी महिला, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में कितनी पुत्रियों को जन्म देगी, और उसी को अगर नेट कर देंगे सकल से, तो जो प्रजनन आयु तक महिलाएं जीवित रहें, यानी केवल लड़की को जन्म देना नहीं, लड़की का प्रजनन आयु तक जीवित रहना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे एक NRR अगर 1 के बराबर है तो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन स्थायी है। अगर NRR 1 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और NRR 1 से कम है तो पॉपुलेशन घट रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, तो 1 वर्ष में से कम आयु के शिशुओं की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु। फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, इन्फेंट इंटू 1000 में लाइव बर्थ, 1000 जितने भी जीवित जन्म है उस पर कितनी 1 वर्ष से कम आयु में बच्चे मर जाते हैं उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी हमारा मातृ मृत्यु दर क्या होता है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या, मरने वाले मतलब माताओं के मरने की संख्या को बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। फॉर्मूला दिया जीवन प्रत्याशा, तो किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल की अपेक्षित अवधि को क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा। आपको अगर पता हो तो भारत का बता सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 70-80 कितना है, आपको याद हो तो, कि नहीं याद हो तो पता करिएगा। फिर उसके बाद से नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दीजिए, नेचुरल ग्रोथ रेट है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करती है तो इसमें माइग्रेशन को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि माइग्रेशन एक क्षेत्र से लोगों का आने और जाने की बात भी करता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आएँ कुछ लोग जाएँ, तो जन्म से मृत्यु घटा दीजिए और आप्रवास में से प्रवास घटा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ जाएगा। आई थिंक सो सर ये लास्ट था कि इसके बाद भी यहाँ लास्ट था। तो कुल मिलाकर के आपने क्या लगभग जितना भी टाइम लगा 1 घंटे लगभग लगे होंगे, इसमें आपने कंप्लीट पॉपुलेशन ज्योग्राफी देख लिया। आई डोंट थिंक सो दैट इससे बियॉन्ड भी क्वेश्चन आता है, मतलब आता होगा आई डोंट नो, बट ये इतना काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन बियॉन्ड आते हैं वो हम एक कल ही शाम में, कल मतलब आज ही शाम में PYQ, आज रात बना रहे हैं, 1 दिन पहले बना रहे हैं इसलिए कल शाम बोल दिया मैंने, PYQ के माध्यम से उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये अभी मॉर्निंग समय में वीडियो अपलोड हुआ है, अब आज शाम में आप लगभग 4 या 5 बजे देखेंगे तो इससे रिलेटेड सारे PYQ लगभग 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन के PYQ आपको डाल दिए जाएंगे। जो इस लेक्चर में नहीं कंक्लूड हुआ होगा वो PYQ में ज़रूर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप का बैटरी लो हो चुका है, हमने चार्ज में नहीं लगाया है। 1 मिनट इसको लगा देते हैं, लगा दिया। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।